थोड़ा लेट हो गया, पिछले हफ्ते से स्टार्ट करना था आप लोगों के साथ। जो लैब स्टार्ट करनी थी पिछले हफ्ते स्टार्ट करनी थी, और नहीं हो पाई थी, अब आई थी किसी कारणवश। आपका जो लैब शेड्यूल होगा वो लैब शेड्यूल कुछ ऐसा है कि मंडे और वेनसडे को रहेगा लैब, और सभी के लिए रहेगा। उसको दो दो घंटे पहले क्या है, मैंने 2:30 से 4:30 इसलिए रखा था कि बैच वाइज इसको डिवाइड किया था। ठीक है, बैच वाइज डिवाइड किया था, पर अभी बैच वाइज डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसको एक एक घंटे का कर लेते हैं। और मंडे और वेनसडे को रहेगा 3 से लेके 4। मंडे को 3 से 4 और वेनसडे को 3 से 4। ठीक है, इसलिए ये लैब है आपकी मटेरियल टेस्टिंग लैब। मटेरियल टेस्टिंग लैब में अभी आप लोगों को कैसे करवाया जाएगा ये लैब, वर्चुअल लैब का हेल्प से हम वी लैब जो है उसकी हेल्प से हम करेंगे। जो भी हमारे पास कोर्स में जो भी अवेलेबल हैं, और कोर्स जो है और क्या वर्चुअल लैब अवेलेबल है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद जो कोर्स में बचा हुआ जो है आपका, जो वी लैब में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए अपन दूसरा तरीका अपनाएंगे। कैसे भी करके ऑनलाइन आप लोगों की लैब कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, जब भी लैब होगी, जैसे वीकली इसका शेड्यूल बनाया जाएगा, वीकली जो आप लोगों को बताया जाएगा वो आपका एक जैसे मंडे को आज जैसे वेनसडे को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आपको मंडे को आपको जो आपको टास्क मिलेगा वेनसडे को, वो मंडे को आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, तो जो भी टास्क मिलेगा, एक क्लास में टास्क मिलेगा, दूसरे क्लास में आप लोगों को उसको टास्क को कंप्लीट करके दिखाना रहेगा। आप अपने टास्क को गूगल क्लासरूम में सबमिट भी कर सकते हैं, करेंगे, रिकॉर्ड तो अपन को रखना ही है। आप अपने टास्क को गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे, उसके बाद क्या जैसे आज आप लोगों का मैंने कुछ स्टार्ट किया, जैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मैंने स्टार्ट किया, उसके बारे में बताया। और उसके बाद जो भी टास्क आपके एट द एंड आपको जो भी टास्क मिला है, वो आपको मंडे से पहले आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना होगा, जैसे कि मैं एक बार चेक कर सकूं सभी का जो टास्क सबको जो मिला है वो मैं चेक कर सकूं। फिर उसके बाद फाइनली आप लोगों के साथ मंडे को वो शेयर कर सकूं कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो सबको आना है। और जो क्लास आप लोगों की यहाँ पे जितने लोग होंगे, और टास्क उन्हीं को मिलेगा जो लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे आज 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आप ही लोगों को टास्क मिलेगा। टास्क क्या रहेगा, डेटा मिलेगा आप लोगों को, उस डेटा का यूज करके जो भी आपको टास्क मिलेगा वो कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, हर लैब का अलग अलग टास्क रहेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझना क्या क्या है क्या नहीं है। और आगे चल के अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई, तो जो वर्चुअल लैब आप लोगों की करवाई है हमने, उसी का कोशिश करेंगे, हमारे पास अगर टाइम रहा तो हम कॉलेज में भी उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं वर्चुअल लैब की तरफ, और उसका पहले सिलेबस देखते हैं। वर्चुअल लैब का सिलेबस, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, डायरेक्ट shear टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, डायरेक्ट shear स्ट्रेस ऑन टिम्बर स्पेसिमेन, ये आप लोगों को नहीं करना है, ये सिविल वालों के लिए होता है। डायरेक्ट shear स्ट्रेस ऑन माइल्ड स्टील प्लेट और माइल्ड स्टील रोड, दोनों का अलग अलग है, अपन देख लेंगे। वैसे आप लोगों के कोर्स में डायरेक्ट shear स्ट्रेस ऑन माइल्ड स्टील रोड है। बेंडल हार्डनेस टेस्ट आपके कोर्स में है। बेंडिंग टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, ये भी आपके कोर्स में है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग भी आपके कोर्स में है। विकर हार्डनेस टेस्ट भी आपके कोर्स में है। टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, ये भी आपके कोर्स में है। टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन, ये भी आपके कोर्स में है। कंप्रेशन टेस्ट भी आपके कोर्स में है। टॉर्जन टेस्ट भी आप लोगों के कोर्स में है। इनमें जो आपके कोर्स में हो और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो है आपका एक तो पॉलिशिंग मशीन। 3 पॉलिशिंग करते हैं अपन, 3 तरीके से पॉलिशिंग करेंगे। वो अलग अलग पॉलिशिंग होगी, वो यहीं पे आपको करना होगा अगर आप यहाँ पे आएंगे।
तो पॉलिशिंग के बाद जैसे ही अपने मटेरियल की पॉलिशिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो वो आपका माइक्रोस्कोप भी आपके यहाँ पे नहीं है, और पॉलिशिंग मशीन भी आपके यहाँ पे नहीं है आपके वर्चुअल लैब में अवेलेबल। तो पॉलिशिंग तो आप ही करेंगे, है ना। पॉलिशिंग आप करेंगे तो उसके लिए आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि मतलब नहीं हो रही है फिजिकल क्लासेस, तो रेगुलरली 3 से 4 5 स्टूडेंट्स को रोज बुलाया जाएगा और उनको उनसे पॉलिशिंग करवाई जाएगी, तो आपका ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। ठीक है, तो पहले इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसकी ओर चलेंगे अपन। ठीक है, तो सब लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टॉर्जन क्या होता है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ये सब आप लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यस सर। हाँ, तो ये सब चीजों के बेसिक नॉलेज और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो और बाकी चीजें जैसे जो मैंने आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बताए थे, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल घुसी हुई होनी चाहिए कि एक्चुअल मैंने अभी आप लोगों का प्रेजेंटेशन लिया, तो उसमें कई लोगों का मैंने देखा कि बहुत सारी मतलब वो प्रॉपर्टीज गलत तरीके से बता रहे थे, वो मतलब ठीक से बता नहीं रहे थे। तो प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल लेके आप दिमाग में डालें, जिससे कि आपको बड़ी आसानी होगी आगे चल के समझने में। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। आपने प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं बताया अभी तक। प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो मैं उसी टाइम भरते जा रहा था, एक्चुअली मैंने ग्रेडिंग दी है, मार्क्स नहीं डाले हैं। मार्क्स तो टोटल एक्चुअली 10 नंबर का, सुनो मेरी बात पूरी, हाँ 10 नंबर का आपका टोटल होगा। उसमें 30 नंबर वैसे मिड टर्म होता है 30 नंबर का, मैं लूंगा आपका 20 नंबर का मिड टर्म। तो उसमें हाँ 10 नंबर जो होंगे आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन एक नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, जैसे आपका जैसे 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का प्रेजेंटेशन होगा। तो 5 यूनिट का 5 बार, मान लीजिए आपने 5 बार प्रेजेंटेशन और 5 बार आपकी ग्रेडिंग होगी, उसकी जो एवरेजिंग होगी, उसके बाद फाइनली 10 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ ग्रेडिंग भी शेयर कर सकता हूँ। यस हाँ सर, सर, ग्रीटिंग शेयर शेयर कर कर देना देना। एक बार। और कोई भी अपोज नहीं करेगा बेटा, इसके लिए मैं नहीं सर, नहीं। हाँ। कोई भी अपोज नहीं करेगा, क्योंकि मैं जब आपका प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सोच समझ के ग्रेडिंग कर रहा था उसी, जिससे क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्वेश्चन का आंसर देने का क्या वे है, उसका सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तो क्या रिस्पॉन्स है उसका। तो और प्रेजेंटेशन इसका कैसा था, और पीपीटी कैसे बनाई थी, हर सब कुछ सोच समझ के वो आपका ग्रेडिंग। और इस बार इतना मतलब ग्रेडिंग को ध्यान नहीं, मतलब ध्यान दिया है, ग्रेडिंग सभी को अच्छी ही मिली है इस बार। नेक्स्ट टाइम से उसका इफेक्ट दिखेगा। इस बार आप लोगों ने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया, इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी लीनियट ग्रेडिंग की गई है। शेयर करूंगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना है आप लोगों को, और उसमें गलती ना हो, 2 3 बार चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन गलत होता है उसमें। और बात मैंने सभी में नोट, सर। सुनो मेरी बात पूरा कंप्लीट, डाउट पूछना है ना बेटा, यस सर। तो कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद। तो मैंने एक बार नोटिस किए सभी लोगों में, आप लोग जो सभी ने पीपीटी बनाई है, तो कहीं ना कहीं से आप लोगों ने कंटेंट लिया है नेट से, कहीं से लिया है आप लोगों ने कंटेंट। पर उसमें क्या है, आप लोगों ने पीपीटी में रेफरेंस नहीं डाला, किसी ने भी कहाँ से लिया है उसका रेफरेंस आप लोगों ने नहीं डाला। तो ये कॉपीराइट सिस्टम है, आगे चल के आप लोगों को आगे चल के आप प्रोजेक्ट करेंगे तो रेफरेंस डालना पड़ेगा उसका। तो अभी से ही उसकी आदत डालेंगे तो आप लोगों को आगे चल के कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो नेक्स्ट आगे कभी भी पीपीटी हो उसमें आप अपना रेफरेंस जरूर डालिएगा। रेफरेंस कैसे डालते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक बार
जूम क्लासरूम शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, कैसे हम पीपीटी में रेफरेंसेस को डालें। ठीक है, उसके लिए एक बार मैं क्लास रखूंगा आपके लिए। ठीक है, रचित तेरी तरफ से आवाज आ रही है, आप म्यूट करना थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, अब जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है। सर एनिमेशन और ट्रांजिशन के भी मार्क्स होंगे क्या उसमें प्रेजेंटेशन में? बेटा, जितना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे से अच्छा मतलब सुंदरता दिखाई है। सुंदरता दिखाने से कभी भी मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव नहीं होता है। वे ऑफ इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन को का मतलब ये होता है जो आप दिखा रहे हो वो सामने वाले को एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर आप कैसे उसको अच्छे से समझा पा रहे हो, वो एनिमेशन से समझा पा रहे हो या फिर सिंपल डायग्राम से ही समझा पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, जैसे कि एग्जैक्टली समझ में आ जाए जो आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा है। ठीक है, अगर उसको और अच्छा ओके करना है, सर। आपको लग रहा है कि ये डायग्राम से अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं इसको, तो फिर आप एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। नेट पे आप एनिमेशन डाउनलोड कीजिए और उसको फिर अलग से आप उसको दिखा सकते हैं उस वीडियो को, तो वो भी अच्छा लगेगा। कैसे भी करके आप लोगों को प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है। जैसे आप ये मान के चलिए कि आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया है और जो आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो वो अपने प्रोजेक्ट को आप किसी कंपनी को आप बेचने जा रहे हो, तो आप उसमें जितना दम लगाओगे, कैसे भी करके ये कंपनी हमारा प्रोडक्ट सेल कर दे और मतलब खरीद ले तो अच्छे प्राइस में खरीदे, तो कैसे आप उसमें रिप्रेजेंट करोगे अपने प्रोजेक्ट को, बिल्कुल वैसे ही सेम उसकी थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? यस सर, यस सर। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। आगे आप लोग थोड़े समझदार भी हैं, ये मान के चल रहा हूँ, है ना? तो जितना मेरे को इसके लिए आपको गाइड करना था मैं आपको कर चुका। आगे आप लोग उसको और इम्प्रूव, जैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं वैसे करें। ठीक है, तो अभी जैसे मैं दिखाई लेता हूँ आप लोगों को, शेयर भी कर लूंगा। ये है शायद, ये है, ये कुछ लोग एब्सेंट हैं तो एब्सेंट उसका मार्क है। जैसे अभिषेक जोशी को बी मिला है, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया था बेटा। अंकित मेहर को ए, ये चारों एब्सेंट थे। और भावना दांगी ए प्लस, भूपेश ए प्लस, दीपचंद ए प्लस, और ये धैर्य ने भी नहीं दिया था प्रेजेंटेशन, उसका भी एब्सेंट है। हेमंत के ए प्लस और कार्तिक यादव ए, जसवंत सॉरी कार्तिक यादव ए, खुशीराम बी, है ना? ये आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर लूंगा। पांड्या ए प्लस। तो ग्रेडिंग अच्छे ही की है, बुरी ग्रेडिंग नहीं है। यहाँ पे आगे चल के ग्रेडिंग में सी भी दिखेगा, एफ भी दिख सकता है आगे चल के जो प्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, तो आपको इस बार ध्यान रखा गया है, मिनिमम ग्रेडिंग आपकी जो दी गई है बी दी गई है। बी अच्छी है, 75% होता है बी, है ना? तो 80% होता है बी प्लस, 85 टू 90% होता है ए, 90 टू 100% होता है ए प्लस। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। अब इधर अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। नेट चल रहा है कि नहीं? शायद चल रहा है, चलो। तो टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का नाम दिया है तो उसका मतलब माइल्ड स्टील क्या है आपका? डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल है तो आपको यहाँ पे यील्ड पॉइंट मिलेगा, अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा, फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिलेंगे। इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान में देना होगा। एक मिनट बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों का काम ये रहेगा, अभी ये तो आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जब भी आप लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट जो बनाएंगे यहाँ से, जो रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ये पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, आप यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको। ठीक है,
तो इसमें जो भी टर्म्स है देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है ये पूरा ग्राफ क्लियर नहीं है, ये ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसको उसके लिए नेट का यूज कर सकते हैं। नेट पे एग्जैक्टली यही आपको ग्राफ डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका जो होता है, ये पोर्शन इलास्टिक जोन होता है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यील्डिंग होती है, और ये तो आप लोगों को मैंने बताया है। वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नेकिंग। तो नेकिंग आप लोगों के साथ ये सब चीजें बताई गई, नेकिंग नहीं बताया था। नेकिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका मटेरियल अल्टीमेट जोन में पहुंच जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका लोड रिड्यूस होने लगता है। धीरे धीरे लोड रिड्यूस होने लगता है, तो उसके बाद लोड रिड्यूस होते होते यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो उसको अपन, इस वाले जोन को अपन क्या कहते हैं, नेकिंग कहते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज जो यूज होंगे आगे चल के, वो ये है परसेंटेज इलोंगेशन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100, ये आपको परसेंटेज इलोंगेशन देगा। ऐसे ही परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया रिड्यूस होती है और लेंथ बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एलोंगेशन, इसीलिए इसका नाम रखा है रिडक्शन एरिया। एक्चुअली में ये क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन को अगर अपन कंप्रेशन टेस्ट करेंगे तो इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन कॉन्ट्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये इंक्रीज इन एरिया, इधर आएगा इंक्रीज इन एरिया। अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो यहाँ से मेन आपको ध्यान देना है, जो आगे आपको काम आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए आएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, वो होगा आपका अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय इनिशियल एरिया। अल्टीमेट लोड, जो सबसे मैक्सिमम लोड आपको पूरा डेटा में, जो आपको डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, उस डेटा में सबसे मैक्सिमम लोड जिसका होगा, वो लोड क्या होगा, आपका अल्टीमेट लोड। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो जब भी अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय इनिशियल एरिया। और इसके बाद बात करेंगे यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए यील्ड लोड होना चाहिए, वो लोड जिसके बाद आपका परमानेंटली आपका जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होना चालू हो रहा है। तो ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है, डेटा में भी दिखेगा और वैसे भी दिखेगा, आपको दिखाएंगे। तो यील्ड स्ट्रेस निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए यील्ड लोड और डिवाइड बाय इनिशियल एरिया, जो तो अपन निकाल पहले ही अपन को पता चल जाएगा। तो यील्ड लोड अपन को मेनली क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में काम करते हैं तो 3 पॉइंट पे ध्यान रखा जाता है। पहला पॉइंट आपका है यील्ड पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका होता है अल्टीमेट पॉइंट, तीसरा पॉइंट होता है फ्रैक्चर। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाता है आपको पूरा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में काम करने के लिए। ठीक है, जब भी थोड़ा सा हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपका डायमेंशन चेंज होना, एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब मटेरियल में यील्डिंग हो रही है, मटेरियल में यील्डिंग हो रही है, तो उस जस्ट उस वाले जोन को का लोड वहां पे एग्जैक्ट वहां पे कितना लोड आया उसको अपन यील्ड लोड कहते हैं, और आपको यहाँ पे फिट पुट करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों को पता है, स्लोप भी होता है, उसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस। हाँ सर सर मॉड्यूलस यस ऑफ सर इलास्टिसिटी होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व curve within elastic limit, विद इन इलास्टिक लिमिट। within elastic limit. इलास्टिसिटी है ना, ये क्या है, हम्म इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस है, Elasticity. तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही बात की जाएगी इसमें, है ना, यस सर है ना। विद इन इलास्टिक लिमिट जो भी आपका कर्वेचर का स्लोप है उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई से नोट करते हैं। और यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, जो भी आपका कर्व जो आपने बनाया है उसका स्लोप इनटू जो गेज लेंथ हमने ली है मटेरियल के लिए। गेज लेंथ क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, गेज लेंथ क्या होती है, और एरिया तो आपको इनिशियल दिख ही रहा है। अब ये यूनिट जो है जीपीए है, जीपीए क्या है, गीगा पास्कल, ये है Pascal. पास्कल। इसका थोड़ा सा अगर आप लोगों को शायद ना पता हो तो मैं थोड़ा सा
यूनिट के बारे में कन्वर्जन बता दें आपको, या फिर पता है आप लोगों को? बस सर ने बता दिया था सर। बताया था। मोस्टली जो हाँ सर। आपका कन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों की यूनिट जो यूज होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जिसको अपन मेगा पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए हम लोग जो इंडिया में जो यूज होती है, जो जो भी अपना मटेरियल हम डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिट जो यूज होती है एमएम में होती है, क्योंकि मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। एमएम में सारी चीजें बनाई जाती हैं, जितनी भी चीजें डिजाइन की जाती हैं एमएम में डिजाइन की जाती हैं। तो डायरेक्टली एमएम में आप वैल्यू पुट करके, डायमेंशन पुट करके आप लोड न्यूटन में निकालें, इसलिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट यूज की जाती है, या फिर स्ट्रेंथ की यूज की जाती है। तो या फिर आपके पास अगर कभी भी मीटर में डायमेंशन अवेलेबल हो तो उसको डायरेक्टली एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है, इसके बाद उसको प्रोसीड करें, है ना। और ऐसे ही आपको जनरली जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस किसी का भी मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस आपको आंसर जीपीए में आपको क्वेश्चन में मिलेगा उसका। जब भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर आपका और कौन सा मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉड्यूल, मॉडुलस। ये सब आपको किस में मिलेंगे? गीगा पास्कल में मिलेंगे। तो गीगा पास्कल में मिलते हैं, तो अब हम मॉड्यूलस का ही यूज करके स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते हैं। तो स्ट्रेस की यूनिट हम जानते हैं कि मेगा पास्कल में चाहिए, तो गीगा पास्कल को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। है समझ में? तो ये जनरल यूनिट्स हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज होती हैं, उसका कन्वर्जन आप लोगों को सर ने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ सबको आता है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद आपका जो होता है प्रोसीजर आता है, ये प्रोसीजर अच्छे से देखें। ये आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। ये डायल गेज है, ठीक है, डायल इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल को रखा जाता है। ये एक नीचे एक जॉ होता है और एक ऊपर की तरफ जॉ होता है। जॉ का काम क्या होता है? मटेरियल को पकड़ के रखना, ठीक है, मटेरियल को पकड़ के रखने का काम होता है जॉ का। तो नीचे और ऊपर उसको फिक्स किया जाता है मटेरियल को। मटेरियल का कुछ ये आपका जो बेसिक जो होता है, जो डायमेंशन उसकी होती है मटेरियल की, वो ये होती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक मिनट। ऐसे ही लिखोगे आप कि ठीक ठाक लाइट होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है। आप बोल लो, बोलना अलग चीज है, लिखना अलग, ठीक है। तो थोड़ा सा तो एक बार आप कैसा सैंपल रहता है वो आप देख लें। अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स भी आएंगे। चलो रूल सेट ट्राई करके बताओ। सैंपल कुछ ऐसा रहता है बेटा, ये इसका फ्रंट व्यू रहता है सैंपल का। बिल्कुल जैसे स्टेप टर्निंग, आप लोग आगे चल के स्टेप टर्निंग बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। ये सर्कुलर रहेगा, ये सर्कुलर रहेगा, ये आपका ऐसे क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन ड्रास्टिक चेंज होता है। डायमेंशन क्या होता है? ड्रास्टिक चेंज। मतलब यहाँ पे D1 है, ये D1 है, तो ड्रास्टिकली ये क्या होगा आपका? D2 होगा, ड्रास्टिकली चेंज होगा। ड्रास्टिकली मतलब एकदम ड्रास्टिकली से सडन। मतलब सडनली यहाँ से D1 से D2 आया, ग्रेजुअली। अब दूसरा एक और सैंपल होता है, वो D2। कुछ ऐसा सैंपल होता है बेटा। सैंपल, एक सैंपल ऐसा होता है, ऐसा।
एक ऐसा सैंपल होता है। ये सैंपल जो यूज होता है वो फटीग टेस्टिंग मशीन में यूज होता है। ये आपका जो यूज होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यूज होता है फॉर टेंसाइल टेस्ट, फॉर टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, फॉर टेंसाइल टेस्ट आपका यहाँ पे ये यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन है D1 से जो फाइनली जो D2 है वो ग्रेजुअली पहुंच रही है D1 से D2। इसके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है D की, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, डायरेक्टली दो ही वैल्यू है। एक तो यहाँ तो D1 है इस पॉइंट पे, और इसी जस्ट पॉइंट पे D2 है वैल्यू इसकी, है ना। इसी को बोलते हैं ड्रास्टिकली चेंज किया है। ठीक है, तो हमारा सैंपल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, जिसमें ये आपकी गेज लेंथ रहेगी, इसको अपन बोलेंगे गेज लेंथ। इसको बोलेंगे अपन गेज लेंथ। ठीक है, और ये एक्चुअली एरिया अपन को जो निकालना रहेगा इसी पोर्शन का निकालना रहेगा। ये गेज लेंथ वाले पोर्शन पे जो D2 है, ये आपका D2 जो होगा, जो AI निकलेगा वो AI होगा π/4 इंटू D2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है D1, यहाँ पे ये जॉ लगी हुई रहेगी इस पोर्शन में। ठीक है, ये आपका जो होल्डर का काम करेगा, ये वाला पोर्शन, ये और ये जो आपको मैंने जॉस दिखाई आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉस ऐसे अटैच होकर आपको जो दिखेगा वो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिखेगा। जैसे कि बात करें, आप लोगों ने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो एक बार है जिसपे आपने टेंसाइल फोर्स ऐसे लगाया, तो आप यहाँ पे लेंथ L लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, आया समझ में? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ पे जॉस लग जाएंगी, होल्डर होल्डिंग, जहाँ से होल्डिंग है वहां पे आपका जॉस से होल्ड कर देंगे। यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन काम करती है किस पे? हाइड्रोलिक लोड पे काम करती है। किस पे? हाइड्रोलिक लोड। हाइड्रोलिक यहाँ से अपन यहाँ पे एक आपका ग्रीन बटन और रेड बटन रहता है। जैसे ही अपन ग्रीन बटन को दबाते हैं तो ग्रेजुअली ये डायल इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, लोड का डायल इंडिकेटर। जैसे ही आप ग्रीन बटन दबाते हैं, 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। जैसे ही 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका फिक्स रहता है ऊपर का, नीचे का आपका ऊपर नीचे होता है। नीचे वाली चीज किसी में नीचे वाली चीज, किसी वाले में ऊपर भी, कोई एक फिक्स रहता है आपका। ठीक है ना, तो वो किससे आपका रहता है स्टार्ट? वो रहता है किससे कंट्रोल में रहता है? इस वाले पोर्शन से कंट्रोल में रहता है। हाइड्रोलिक लोड रखता है ये। आप लोड को कंट्रोल इसकी हेल्प से भी मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, मैन्युअली भी कंट्रोल लोड को किया जा सकता है। पहले जो आती थी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, तो यहाँ पे आपका मैन्युअल लोड कंट्रोल होता था। तो इसकी हेल्प से आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं लोड को। ठीक है, तो जब भी अपन जॉ से फिक्स करते हैं तो उसी मैन्युअली फिक्स करते हैं, जैसे कि बड़ी आसानी आराम से फिक्स हो जाए। इसीलिए हम उस टाइम पे मैनुअल लोड को, मतलब इसको रोटेट करके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऊपर नीचे करके फिक्स कर सकते हैं, जॉस के अंदर डाल सकते हैं अपन अपने स्पेसिमेन को। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। यहाँ पे अलग अलग 4 पिलर मशीन भी आती है, 6 पिलर मशीन भी आती है, अलग अलग टाइप की मशीन्स हैं। तो अगर यहाँ पे 6 पिलर मशीन बोली जाती है तो 3 डंडे यहाँ दिखते हैं, 3 डंडे यहाँ दिखते हैं, तो वो 6 पिलर मशीन होती है। अगर 2 डंडे यहाँ होते हैं, 2 डंडे यहाँ पे होते हैं, तो उसको 4 पिलर मशीन कहा जाता है। ठीक है, और 6 वाले में क्या होता है सर? 3 पिलर दिखेंगे आपको बस, और कुछ नहीं। उसका नाम रखा गया है और उसका एडवांटेज कुछ नहीं है, उसका कुछ भी टेक्निकली कोई उसका यूज नहीं है। ठीक है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें तो जितना ज्यादा पिलर होंगे ना, उतना ज्यादा वो बैलेंस रहेगा आपका मशीन, क्योंकि मशीन जब चलती है तो वाइब्रेट होती है। तो जमीन के साइड, तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है?
ये वाइब्रेशन आइसोलेटर का काम करता है। वाइब्रेशन आइसोलेटर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है इसको। तो जैसे कि ये वाइब्रेशन आइसोलेटर क्या करता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो जो मशीन चल रही है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रही है, तो कम से कम वाइब्रेशन हो, इसलिए बैलेंस रखने के लिए ज्यादा पिलर का यूज कर सकते हैं। बोला तो ये जाता है कि अगर 2 पिलर यहाँ हैं, जितने पिलर यहाँ हैं उतने ही पिलर यहाँ, तो बैलेंस रहता है। जितना ज्यादा आप पिलर यूज करेंगे उतने भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी है, भारी मशीन, तो इतने ज्यादा पिलर भी अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पिलर का ये काम है। ये पिलर में जो मेन ये वाली पिलर है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, थ्रेड दिख रही है कि नहीं, ये ऐसा थ्रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, तो वो वाला पिलर पे आपका ये जॉज ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे अब बात की जाए, ये भी वही है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन आप देख सकते हैं वही है जो मैंने बनाया है। इसको ये स्पेसिमेन बनाया जाता है बाय यूजिंग स्टेप टर्निंग। ठीक है, इन प्रोडक्शन। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका होल्डर रहेगा जो जॉज में फिक्स रहेगा, और आपको जब एनालिसिस करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की करनी है, गेज लेंथ की, है ना। तो अपन सबसे पहले एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं, कास्टिंग करके ये बनाते हैं। टाइम 4 मिनट का पड़ा है। अटेंडेंस लगा के फिर से ज्वाइन करेंगे आप लोग, है ना। अटेंडेंस लगा दीजिए और फिर से ज्वाइन करेंगे आप लोग। सभी लोग ज्वाइन करेंगे। टोटल 21 है, 21 के 21 दिखने चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर से अपन ज्वाइन करते हैं। पहले अपन इसको आगे करते हैं, अभी 4 मिनट पड़े हैं, तो जैसे ही एंड होगा तो अपन फिर से रिज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता सकता है। तो यहाँ पे अपन मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट यहाँ पे क्या है कि देखिए, ये मटेरियल जो आपका बनाया जाता है सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, पहले लिक्विड फॉर्म में होता है। जब अपन एलॉय बनाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। सॉलिडिफाई कैसे करते हैं, कास्टिंग करके। कास्टिंग करके सॉलिडिफाई किया जाता है। अभी क्यों ऐड हो रहे हैं लोग? सर 2-3 निकल गए थे ना, रिमूव हो गए। तो यहाँ पे कास्टिंग की जाती है, तो एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन कुछ अलग दिखती है, वाई डायमेंशन में डायरेक्शन कुछ अलग दिखती है। मतलब सर्कुलर है तो सर्कुलर, पर एक डायरेक्शन में कुछ, वाई डायरेक्शन में कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा माइनर चेंजेस, जिसको अपन टॉलरेंस भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे डायमेंशन इसकी, डायमीटर, और वाई डायरेक्शन में भी निकालेंगे, फिर उसकी एवरेज करेंगे उसका, फिर एवरेज करके जो वैल्यू आ रही है वो डायमीटर मानेंगे इस रॉड का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा रिमूव हो गए थे क्या ये लोग? इसके बाद अपन निकालेंगे गेज लेंथ। गेज लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसकी, स्केल की हेल्प से। ठीक है, गेज लेंथ निकालेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगली आपका जब फिर से ज्वाइन करेंगे सभी लोग हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, मैंने तो कर ली सर वापस ज्वाइन। हाँ बेटा फिर से करना है, एक्चुअली मैंने क्लोज नहीं किया था, है ना। फिर से ओके ज्वाइन सर।